डियर स्टूडेंट्स, कार्ल मार्क्स के विभिन्न राजनीतिक विचारों का विश्लेषण करते हुए आज हम उनके मौलिक सिद्धांत और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो उनके समस्त राजनीतिक चिंतन का मूल आधार है उसका अध्ययन करेंगे, और वो है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। जैसा कि शब्दों से स्पष्ट होता है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दो अलग अलग शब्द हैं और दोनों अलग अलग शब्दों को मैं अलग अलग तरीके से स्पष्ट करते हुए ऐसे आपको बताऊंगी कि किस प्रकार कार्ल मार्क्स ने इस सिद्धांत के आधार पर अपने समस्त राजनीतिक दर्शन को स्पष्ट किया। वस्तुतः द्वंद्ववाद का विचार मार्क्स ने लिया हीगल से। हमने हीगल की विचारधारा के बारे में से पहले वाले लेक्चर में भी स्पष्ट किया है। और भौतिकवाद का विचार लिया फायरबाख से। हीगल के द्वंद्ववाद को आध्यात्मिक द्वंद्ववाद माना जाता है, क्योंकि हीगल के अनुसार सृष्टि में जितने भी परिवर्तन होते हैं उन सब परिवर्तनों का आधार वो विचार, वो दैवीय तत्व, वो विश्वात्मा का विचार है जो इन परिवर्तनों का कारक बनता है। और जो भी विकास होते हैं वो एक निश्चित क्रम में होते हैं और वो समस्त विकास ऐसे परिवर्तन को लेके आते हैं जो विचार से प्रेरित होते हैं। वास्तविक जगत जो भी प्रकट हो रहा है वो विचारों का ही परिलक्षण है, विचारों का ही प्रत्यक्ष स्वरूप है। उसके अतिरिक्त विचार किसी अन्य रूप में प्रकट नहीं होते हैं। तो वस्तुतः जो वास्तविक जगत है, जो हमें दिख रहा है, जो बाहरी स्वरूप है, वो विचार का ही बाहरी स्वरूप है और इस विचार का मूल आधार आध्यात्मिक तत्व होता है। लेकिन हीगल के इस विचार को फायरबाख ने पदार्थ के संदर्भ में स्पष्ट किया और ये माना कि जितने भी परिवर्तन हैं वो भौतिक तत्व उसमें महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो प्रकट होता है। पदार्थ महत्वपूर्ण है, विचार इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो भौतिक जगत की जो अभिव्यक्ति है वो महत्वपूर्ण होती है। लेकिन कार्ल मार्क्स ने हीगल से द्वंद्ववाद का विचार लिया और आध्यात्मिकता के मूल तत्व को नकार दिया और फायरबाख से पदार्थ के महत्व का विचार ग्रहण किया और एक नया सिद्धांत बिल्कुल भिन्न रूप में प्रस्तुत किया, जिसे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कहा जाता है। ये देखिए, वाद, प्रतिवाद, संवाद, ये है मूल द्वंद्ववाद। लेकिन मार्क्स ने कैसे स्पष्ट किया? मार्क्स ने ये माना कि कोई भी मूल विचार, मूल अवस्था, मूल संस्था अपने मौलिक रूप में वाद की अवस्था है। वाद मौलिक स्वरूप है किसी भी वस्तु का। लेकिन जब इस वाद का निषेध होता है, इस वाद में के विरोध में एक नई व्यवस्था आती है, एक नया स्वरूप आता है, तो वो ये माना जाता है कि वो वाद के मौलिक स्वरूप का विरोध कर रहा है, निषेध कर रहा है और उसका निषेध करके एक नए चरण या नया स्तर लेकर आता है, जिसे हम बोलते हैं प्रतिवाद। प्रतिवाद में भी आंतरिक विरोधाभासों के कारण परिवर्तन होता है, विकास भी होता है, विकास के साथ परिवर्तन है और फिर एक बार जो अवस्था उसका निषेध करती है प्रतिवाद का, उसको बोला जाता है संवाद। तो इसलिए मार्क्स के इस सिद्धांत को निषेध के संदर्भ में भी स्पष्ट किया जा सकता है। वाद का निषेध क्या हुआ? प्रतिवाद। और प्रतिवाद का निषेध क्या हुआ? संवाद। तो प्रतिवाद भी निषेध और संवाद भी निषेध, तो निषेध के निषेध का नियम। इसे स्पष्ट करते हुए अगर हम उदाहरण के साथ स्पष्ट करते हैं तो वाद की अवस्था गेहूं का वह दाना है जिसमें सारी मौलिकता छुपी हुई है फसल बनने की। लेकिन गेहूं का दाना, अगर गेहूं का दाना ही रह जाएगा तो विकास नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा, गति नहीं होगी। और ये तीनों चीज़ें चूँकि द्वंद्ववाद की प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, प्राथमिक कंडीशंस हैं, तो ये गेहूं का दाना अंकुरित होकर किस में परिवर्तित होता है? पौधे में। लेकिन जब पौधा होता है तो उसमें गेहूं का दाना अब नहीं रहा, अब वो पौधा अपने ऐसे स्वरूप में है जो वाद के रूप परिवर्तन के पश्चात में अपने स्वरूप में आया है।
लेकिन फिर क्या पौधा अंतिम अवस्था है? नहीं, पौधा में फिर आंतरिक विरोधाभास होता है, अंतर्द्वंद होता है, और इस आंतरिक विरोधाभास से जो अगली अवस्था आती है वो क्या होती है? वृक्ष की और उन्नत अवस्था, समृद्ध अवस्था, जिसमें फिर फल लगता है, फल में फिर बीज होता है, और बीज का वही दाना वापस एक दाने के रूप में वहाँ पर आता है। तो पौधा अगर किस में परिवर्तित हुआ? फसल में परिवर्तित हुआ, या किसी और चीज़ का पौधा वृक्ष में परिवर्तित हुआ, तो उसका जो अवस्था है वो तब तक ये अवस्था चलती रहती है जब तक कि इसकी सर्वोच्च अवस्था नहीं आ जाती। अब इसे हम व्यवस्थाओं के माध्यम से समझें तो जो वाद की अवस्था है वो कौन सी अवस्था है? पूंजीवाद की अवस्था। और इसके फलस्वरूप पूंजीवाद के जितने भी कमियां हैं, पूंजीवाद से उत्पन्न व्यवस्थाओं में जितने भी विरोधाभास हैं, उसके फलस्वरूप जो अवस्था आती है वो होती है प्रतिवाद की अवस्था। ये प्रतिवाद की अवस्था क्या है? जब सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित हो जाता है, सर्वहारा वर्ग के हाथ में आर्थिक राजनीतिक शक्तियाँ आ जाती हैं। इस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व को हम अंतिम अवस्था नहीं मान सकते, क्योंकि जैसे हमने पौधे को अंतिम अवस्था नहीं माना, वृक्ष को या फसल को अंतिम अवस्था माना, ठीक उसी प्रकार यहाँ सर्वहारा वर्ग के अधिनायकत्व की अवस्था में फिर आंतरिक विरोधाभास उत्पन्न होता है, क्योंकि यहाँ पर अभी राज्य और वर्गविहीन पूर्णतः वो अवस्था नहीं आई है जब हम जिसे कह सकें कि क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी बन गई है। तो जो नेक्स्ट और सर्वोच्च अवस्था होती है उसको क्या बोला जाता है? साम्यवाद। तो ये जो देखिए आप वाद, प्रतिवाद और संवाद की जो द्वंद्ववाद की प्रक्रिया है, ये द्वंद्ववाद की जो प्रक्रिया है वो क्या लेके आ रही है? गुणात्मक परिवर्तन लेके आ रही है। मात्रात्मक भी ला रही है लेकिन गुणात्मक भी ला रही है, क्योंकि इसमें क्या है? निरंतरता है। इसमें क्या चीज़ लगातार है? संघर्ष है। और ये संघर्ष निरंतर तब तक चलता रहता है जब तक हम किसी विचार की या किसी व्यवस्था की सर्वोच्च उच्चतम अवस्था तक नहीं पहुंच जाते। और उच्चतम अवस्था से यहाँ क्या आशय है? किसी भी विचार की वह या किसी व्यवस्था की वह आदर्श अवस्था जिसके पश्चात वाद की स्थिति पुनः उत्पन्न नहीं होती है। तो इस अर्थ में अगर हम प्रकृति के संदर्भ में देखें तो प्रकृति का मूल कारक अगर हीगल के अनुसार आत्मिक है, दैवीय है या आध्यात्मिक है, तो मार्क्स के अनुसार वो क्या है? वो भौतिक है। तो इस संदर्भ में द्वंद्ववाद सावयव है, विभिन्न पदार्थों के बीच में, स्थितियों के बीच में अंतर संबंध को स्पष्ट कर रहे हैं। कोई भी एक पक्ष दूसरे पक्ष से अलग नहीं है, सब इंटर रिलेटेड है। सब में गति है, सब में विकास है, और जो भी ये गति है ये आगे की ओर है, परिवर्तन की ओर है। लेकिन इन परिवर्तन का मूल कारण क्या है? वो विरोधाभास जो प्रत्येक अवस्था में, प्रत्येक स्थिति में मात्रात्मक के साथ गुणात्मक परिवर्तन लेकर आ रही हैं। और गुणात्मक परिवर्तन निषेध के नियम के साथ में प्रकट होता है। लेकिन मार्क्स के सिद्धांत की कटु आलोचना की गई और ये माना कि केवल भौतिक जीवन ही संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण मानव जीवन का एकमात्र आधार नहीं होता, क्योंकि आध्यात्मिक, नैतिक और आत्मतत्व की जो भूमिका है उसको भी हम विस्मृत नहीं कर सकते, उसको छोड़ नहीं सकते हैं। मार्क्स का ये मानना कि पदार्थ ही चेतना को निर्धारित करता है, पदार्थ ही सामाजिक चेतना का निर्धारण करता है, भौतिक तत्व ही निर्णायक रहता है, इसको लेकर भी आलोचकों का मत है कि सदैव भौतिक तत्व ही निर्णायक हो, ये आवश्यक नहीं है, क्योंकि मानव इतिहास ये बताता है कि चेतना की भूमिका पदार्थ की स्थिति को भी परिवर्तित कर देती है। तो इसलिए आत्मिक तत्व की उपस्थिति को मार्क्स ने बिल्कुल छोड़ दिया है, उसकी भूमिका को नगण्य माना है, जिसकी आलोचक आलोचना करते हैं। लेकिन मार्क्स के इतने महत्वपूर्ण सिद्धांत को, जिसने अपने से पूर्व के विभिन्न सिद्धांतों के मौलिक तत्वों का भी खंडन किया और एक नवीन सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया, उसने न केवल उस समय की व्यवस्थाओं को, उसके बाद में आने वाली व्यवस्थाओं को किसी भी प्रकार के स्थायी जड़त्व वाली व्यवस्थाओं में परिवर्तन और सुधारवाद की ओर प्रेरित किया। ये मार्क्स के दर्शन का, मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का वैचारिक क्रांति के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।